नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको सुनने मिलेंगी बेहद डरावनी और रोचक कहानियाँ। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि मेरे वीडियोस के लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की कहानी का नाम है श्राप। तो चलिए शुरू करते हैं। वाह, क्या बात है। मतलब तुमने खुद ही अपने बेटे को मार डाला। तुम तो मुझसे भी बड़े बेईमान लगते हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने ये काम करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं उसकी मौत ही तो चाहता था, बड़े बेशर्मी से गिन ने कहा। लेकिन उस छोटे से बच्चे की मौत से तुम्हें भला क्या फायदा होता? अरे फायदा ही फायदा है। तुम्हारा बेटा कोई आम इंसान नहीं था, वो तो एक महान राजा था जिसे किसी ने एक वरदान दिया था कि उसके बाकी के जन्मों में उसे कोई दर्द नहीं होगा, और जो उसके साथ बेईमानी करेगा वो उसके हिस्से के दर्द को झेलने के लिए उसके साथ ही जन्म लेगा। वो वरदान पाने वाला राजा ही तुम्हारा बेटा था, और उसी वरदान में लिपटे श्राप से मैं उपजा हूँ। मैंने ही उस जन्म में उसके साथ बेईमानी की थी, और बाकियों को लगता था कि मैं हर जन्म में पछताऊंगा, अपने किए पर रोऊंगा। और देखो क्या हो रहा है। इसे वरदान मिला था वो तो मारा गया, और जिसके हिस्से में श्राप आया था वो अब पूरी दुनिया में राज करेगा। इसके बाद भी अखिलेश बर्मन काफ़ी देर तक गिनों से बातें करते रहे और तारीफ़ें करते रहे उसके घिनौने कारनामों की। वो वही कर रहे थे जैसे उन्हें सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने सिखाया था, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं वे प्रभावित हो रहे थे गिनू की बातों से, उसकी शक्तियों से, और इसके साथ उनके भीतर से खत्म हो रहा था आत्मग्लानि का वो पवित्र एहसास। वे शायद बुराई के भयानक माकड़ा जाल में धीरे धीरे फंसते जा रहे थे। फर्क बस इतना था कि ये सब उनकी मर्जी से हो रहा था। बुराई आपको दूर से लुभाती है और अच्छाई को करीब से ही जाना जा सकता है। कुछ ऐसा ही अखिलेश बर्मन के साथ हो रहा था। आखिर बच्चा ही क्या था उसके पास अब। हजारों मिन्नतों के बाद ईश्वर ने एक संतान दी थी, वो भी चला गया। क्या खुद उन्होंने ही उससे सजा उसे भेज दिया? एक बीवी है जिसे वो अपने पूरे जीवन में सबसे अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन क्या वो अब कभी उनसे प्यार कर सकेगी? वे तो उसकी नज़र में सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। क्या है ऐसा जो वे खो सकते हैं? कुछ भी तो नहीं। उम्र भर से पैसा बटोर कर उन्हें क्या ही मिला सिवा अथाह पैसों के? क्या हो जाएगा अगर गिनू की मदद से वो खुद को दुनिया के सबसे रईस इंसान बना ले? कम से कम मौत के बाद भी उन्हें याद तो रखा जाएगा। हो सकता है गिनू उन्हें मरने ही ना दे। कुछ दिन और बीत गए और अब शहर सतर्क हो गया था। घाटी तो वैसे भी वीरान थी। अखिलेश जी रोज ही रात में गिनू से मिलने जाते थे, और दूसरी तरफ सोमनाथ चट्टोपाध्याय सांसें थामे उनका इंतजार किया करते थे। आखिर वो गिनू था, बेईमानी और धोखेबाज का मिसाल था। वो उस पर यकीन करना ही तो मुश्किल था। वे कहाँ जानते थे उधर कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी। मैं तुम्हें शिकार ला दिया करूँगा, बदले में तू इनसे वो काम करवाना जो मैं चाहता हूँ, अखिलेश बर्मन ने एक रात गिनू से कहा, जो कि शायद चाहता भी यही था। लेकिन अपने मुंह भला वो क्या बोलता कि उसके दायरे में सिर्फ घाटी ही आती है, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ऐसा करने पर उसकी छोटी सी ही सही लेकिन एक कमजोरी तो अखिलेश बर्मन को मालूम हो जाएगी ना। लेकिन कितना अच्छा हो अगर लोग खुद ही चलकर यहाँ आए। वो मान गया। मुझसे और नहीं पिया जाएगा बर्मन साहब, आप अब बस कीजिए। सालों बाद ऐसी दावत मिली है आज। लेकिन देखिए, शराब लेने की भी एक लिमिट होती है। मेरी बीवी की कसम की वजह से मैं सालों उस शराब से दूर रहा। अब इतनी ज़्यादा पी लूँगा तो हज़म नहीं कर पाऊँगा। अखिलेश बर्मन, अरे
अभी तो पूरी बोतल ही पड़ी है। चंदन जी, आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे ये पहली बार हो। आप एक समय में कितने बड़े खिलाड़ी रह चुके थे, क्या ये छुपा है? चलिए, अभी तो बस शुरू हुआ है। चंदन मित्तल, नहीं नहीं, अब जाने दीजिए। पहले की बात कुछ और थी। उस वक्त बीवी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, तो घर जाकर सबको मूवी दिखाना है। ना जाने आपको क्या सूझी आज अचानक आपने इतना तगड़ा प्लान बना लिया। प्रकाश जैन और डीलर साहब को भी बुला लेना चाहिए था। हम चारों की जोड़ी तो खूब जमती है। अखिलेश वर्मा, उनकी भी बारी आएगी। आज पहले आपको तो निपटा लूं। इस बार अखिलेश जी की बात को सुनकर हो कर हंस पड़े थे चंदन मित्तल। दोनों अखिलेश जी के एक पुराने फार्म हाउस में थे और स्विमिंग करते हुए पूल में बैठकर शराब गटक रही थी। अपने करियर की शुरुआती दिनों में इन चारों ने मिलकर, चारों मतलब अखिलेश बर्मन, चंदन मित्तल, प्रकाश जैन और धीरज साहू, चारों ने पार्टनरशिप में ही अपने बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन फिर आपसी मतभेदों की वजह से चारों अलग अलग हो गए। वर्तमान में चारों ही अपने अपने जगह पर आज काबिल थे। अखिलेश जी जानते थे किसकी क्या कमी है, तभी तो आज उन्होंने चंदन मित्तल को बुलाया, क्योंकि वे शराब के लिए पागल थे। लेकिन बार बार चंदन मित्तल अपने परिवार का हवाला दे रहे थे और घर लौटने की जल्दी मचा रही थी। यह सब सुनकर अखिलेश जी के पागलपन को और बढ़ावा मिलता जा रहा था, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने परिवार को खोया था। इसलिए परिवार की बातें सुनकर उनका गुस्सा बेमतलब ही बढ़ता जा रहा था। रात के 2 बजे होंगे जब गले तक अल्कोहल पीकर और सर से पांव तक पानी में भीगकर ही दोनों फार्म हाउस से भीगे ही बाहर निकले। अखिलेश जी के लिए तो चंदन मित्तल को संभालना भी मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे उन्हें गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाकर वे खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। आखिर आज वे जो काम कर रहे थे उस काम की आदत नहीं थी उन्हें। ये बात अलग थी कि अब अपने बिजनेस में उन्हें कई तरह के धोखे वाले काम किए हैं, लेकिन इस तरह जान लेने के लिए करने वाली हरकतें उनके लिए एकदम नई हैं। उन्होंने अपने कोट के दाई जेब से एक अच्छी तरह से फोल्ड किया हुआ पेपर निकाला, उसे खोलकर पढ़ा और मुस्कुरा दी। बेईमानी से लिपटी एक टेढ़ी मुस्कान। वो चंदन मित्तल गाड़ी के पीछे बैठे ऊँघ रहे थे, लेकिन फिर उन्हें महसूस हुआ रास्ते घुमावदार होने लगे हैं। एक झटके में वो उठ बैठे। अरे यार अखिलेश, ये घाटियों वाले रास्ते को क्यों लिया तूने? इधर का माहौल ठीक नहीं है। देख, गाड़ी मोड़, हाईवे से होकर चलते हैं। लेकिन अखिलेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेजी से कार दौड़ाते रहे। पीछे बहुत देर तक कुछ बुदबुदाने के बाद चंदन मित्तल एक बार फिर नींद के आगोश में चले गए। घाटी से थोड़ी दूर ही गाड़ी रुकी। यहाँ झाड़ियों की वजह से घना अंधेरा था। अखिलेश जी ने कार की दोनों हेडलाइट्स भी बंद कर दी थी, ताकि किसी पुलिस वाले की नज़र इधर ना पड़े। फिर किसी तरह गाड़ी से छुपते छुपाते उन्होंने चंदन मित्तल को बाहर निकाला और अपने कंधे के सहारे उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगी। इस बीच चंदन मित्तल बेहोशी में ही रहे। वो लड़खड़ा कर चल रहे थे। शायद उनके मन में था कि अखिलेश उन्हें घर तक छोड़ने जा रहा है, लेकिन वो तो उन्हें लेकर मौत के करीब जा रहे थे। जब तक चंदन को होश आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे घाटी के अंदर उसी कुएं के पास थे। सामने ही कुएं के दीवार पर घिनू बैठा अपने जीभ से लार चुआ रहा था और फटी आंखों से चंदन मित्तल कभी घिनू को तो कभी अखिलेश बर्मन को देख रहा था। ये वही वक्त होता है जब इंसान अपने सोचने और समझने की क्षमता खो देते हैं। उसे समझ नहीं आता आखिर सामने चल क्या रहा है। वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पुराना दोस्त क्यों इस खतरे के करीब होकर भी मुस्कुरा रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर भागना चाहता था, लेकिन पहला झटका उसे तब लगा जब अखिलेश बर्मन ने
उसका हाथ झटक दिया और उसके सामने से हटकर वो गिनू के पीछे जाकर खड़ा हो गए। इसका क्या मतलब था? बेवकूफ चंदन ये भी नहीं समझ पाया कि उसका दोस्त अब उसका दुश्मन बन चुका था। वो बस ठहरी हुई आंखों से उसे देख रहा था। धोखा देना कितना आसान होता है ना, लेकिन जिसे धोखा मिलता है ना, उसकी मनोस्थिति कैसी होती होगी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल तक जो आपका अपना बिल्कुल खास था, अचानक वो दुश्मन बन जाता है। आदमी उस धोखे से बचकर निकल भी जाए तब भी वो दोबारा कभी आत्मविश्वास इकट्ठा नहीं कर पाता, कभी दोबारा किसी पर यकीन नहीं कर पाता। इसीलिए छोटा ही सही, लेकिन किसी के साथ भी बेईमानी करने से पहले हम इंसानों को 1000 बार सोच लेना चाहिए। किनो वही बैठा हल्के हल्के गुर्रा रहा था। उसने अखिलेश बर्मन से लगभग गुर्राते हुए कहा, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं। उसका ऐसा बोलना था कि अखिलेश जी ने अपने कोट के दाहिने पॉकेट से कागज़ निकाला और चंदन मित्तल की तरफ बढ़ा दिए। वो एक एग्रीमेंट पेपर था। इसमें साफ साफ लिखा था कि चंदन मित्तल की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक अखिलेश बर्मन की ही होगी, क्योंकि किसी वक्त में अखिलेश बर्मन से ही कर्ज लेकर उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था, जो कि सरासर झूठ था। खैर, वो एग्रीमेंट पढ़ने के बाद चंदन मित्तल हैरान नहीं हुए। उन्हें अब तक माहौल का अंदाज़ा हो गया था। उनका नशा पूरी तरह उड़ गया था। उन्हें पता चल चुका था कि यार ने ही उनकी मौत का सौदा इस शैतान से कर लिया था। उन्होंने अखिलेश बर्मन की तरफ देखा और कागज़ों में साइन कर दिया। एग्रीमेंट पेपर पर तारीख भी 6 महीने पहले की थी, ताकि कोई उन पर शक भी ना करे। अपनी इस चालाकी पर अखिलेश बर्मन मुस्कुरा पड़े। उस रात बड़ी ही बेरहमी से इन्होंने चंदन मित्तल को मौत के घाट उतारा। वो नज़ारा इतना हौलनाक था कि जानवरों का भी डरकर बुरा हाल था, लेकिन सामने ही अखिलेश बर्मन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हाँ, हमेशा की तरह इंसानी शरीर के खून से सने लोथड़ों को देखकर उन्हें उल्टियाँ आने जरूर शुरू हो गई। वे दबे पांव वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी तक आ गए और जल्दी ही वे अपने घर भी पहुँच गए। घर पर उन्हें सोमनाथ चट्टोपाध्याय उनका ही इंतज़ार करते मिले। लेकिन आज अखिलेश बर्मन ने उनसे कोई बात नहीं की और सीधे कमरे में जाकर सो गए। उनका व्यवहार अब थोड़ा रूखा हो गया था। शायद उन पर पैसों का गुरूर हावी होने लगा था। सुबह लिली के साथ लेकर सोमनाथ चट्टोपाध्याय फिर एक बार घाटी में पहुंचे, जहाँ पुलिस भी थी और चंदन मित्तल की लाश को उठाकर ले जा रही थी। साथ ही आसपास के इलाकों में खोजबीन भी चल रही थी। किसी तरह पुलिस की नज़रों से बचते हुए दोनों प्रज्ञा के उस खंडरनुमा घर के अंदर चले गए। लिली को इन दिनों सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने छुपाकर एक गेस्ट रूम में ही रखा था। वो बाद में उनके काम आ सकती थी, और अगर इस वक्त वो दुनिया के सामने आ गई तो रिपोर्टर्स उन्हें जीने नहीं देंगे। प्रज्ञा वही थी। उसके चेहरे में अपार निराशाजनक भाव थे। लिली को देखकर वो मुस्कुराई और सोमनाथ चट्टोपाध्याय को देखकर वो उदास हो गई। वो कल रात वही थी जब गिनू ने चंदन मित्तल को बुरी तरह से मारा। उसे अफसोस था कि किसी बेईमानी को खत्म होने के लिए जिस शख्स को सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने चुना था, वो तो खुद ही एक बेईमान निकला। उसने सारी बातें उन दोनों को बता दी। सोमनाथ चट्टोपाध्याय के तो होश ही उड़ गए ये सब सुनकर। अब कहानी इतनी सुलझी हुई नहीं रह गई थी। बुराई ने बहुत से खेल खेले थे, अब बारी अच्छाई की थी। अब बहुत हुआ, बस अब जो करना है जल्दी करना होगा। इस तरह इन लोगों को मरने के लिए और नहीं छोड़ सकते। वे लिली को लेकर वापस जाने के लिए जैसे ही उस घर से बाहर निकली, फिर एक बार चौंक पड़ी। उसी घर के दरवाजे पर कोई खड़ा था।
वो एक 18-19 वर्ष की लड़की थी। जीन्स टॉप में थी। उसकी आंखों में उत्सुकता भरी थी। वह घर के अंदर झांक रही थी। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने जरा सा डांटते हुए उस लड़की को पूछा। दरअसल उन्हें लगा था कि ये कोई युवा पत्रकार है जो मसाले की तलाश में यहाँ तक आ गई है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? पता भी है ये जगह कितनी खतरनाक है? जी, मैं प्राची, एक ज़रूरी काम के लिए आई हूँ, बस अभी चली जाऊंगी। उसने सर झुकाए जवाब दी। प्राची, ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। पहले बताई। उसने उस लड़की को गौर से देखा तो उसके हाथों में एक गुड़िया दिखी। बालों से बनी एक गुड़िया जिसके भीतर प्रज्ञा की रूह की सारी अच्छी शक्तियाँ शामिल थी। वो प्रज्ञा की छोटी बहन प्राची थी। अच्छाइयों की शुरुआत हो गई थी। तुम्हें कहाँ से मिली गुड़िया? लिली ने चौंक कर थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा था ये सवाल सुनकर प्राची थोड़ा घबरा गई थी। किसी तरह शब्दों को जोड़कर उसने कहा, देखिए, मेरी बात पर शायद आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे। ये गुड़िया मेरी बड़ी बहन की है। उसने अपने मरने के बाद इससे तैयार किया था। इस गुड़िया ने ही कभी मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब शायद इसकी ज़रूरत मेरी बहन को है। देखिए, मैं भी भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करती, लेकिन ये सब मेरी माँ ने मुझे बताया। उन्होंने ही उस गुड़िया को मुझे दिया था जब मैं बहुत छोटी थी। उन्होंने कहा था कि गुड़िया हमेशा मेरा ख्याल रखेगी। फिर बाद में इसे लेकर मैं हॉस्टल चली गई थी। मेरी माँ भी भूल गई थी कि गुड़िया मेरे पास है। इसीलिए तो जैसे ही मैं हॉस्टल से वापस आई और मेरे सामानों में जब माँ को ये गुड़िया दिखी तो उन्होंने तुरंत मुझे यहाँ भेज दिया। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है इस वक्त, इसीलिए वे खुद नहीं आ पाई। मैं बस इसे इस घर के भीतर रख कर चली जाऊंगी। उसने एक आपराधिक भाव से कहा। और अपनी बहन से नहीं मिलोगी? लिली ने मुस्कुराते हुए प्राची से पूछा। जी, मैं समझी नहीं। चलो भीतर। फिर सभी वापस उस खंडरनुमा घर के भीतर चले गए। दूसरी तरफ सुबह की पहली किरण के साथ ही अखिलेश वर्मन अपने विले से निकल गए थे। किसी को कोई खबर नहीं थी कि वे कहाँ गए हैं। उन्होंने अपने साथ किसी ड्राइवर को भी नहीं लिया था। उन्होंने कल रात भी सोमनाथ चट्टोपाध्याय जी से कोई बात नहीं की और आज सुबह भी उनका यूं बगैर कुछ बोले ही चले जाना सोमनाथ चट्टोपाध्याय को अजीब तो लगा ही था। और अब तो प्रज्ञा की बदौलत वे इन सब की वजह भी जान गए थे। वो कोई पुराना ब्रिज था। वहाँ किसी ज़माने में एक लंबी चौड़ी नदी हुआ करती थी, तभी तो वहाँ पुल बनाया गया था। लेकिन अब कोई नदी नहीं थी, बस बचा था एक टूटा हुआ पुल। अखिलेश वर्मन वहाँ 3 लोगों के साथ थे। उसमें से एक उनका पर्सनल वकील था, दूसरा चंदन मित्तल कंपनी के मैनेजर थे और तीसरा उनकी कंपनी के लॉयर। चारों में जोरदार बहस चल रही थी। दरअसल अपने नाम पर सारी दौलत चंदन मित्तल से मौत के ठीक पहले लिखवाने के बाद अखिलेश वर्मन अब उनके मैनेजर से मिलकर सब कुछ जल्दी ही खुद हड़पना चाहते थे। वे चाहते थे सारे कागजात उनके मैनेजर ही लोगों के सामने लेकर आए ताकि उन पर कोई शक नहीं किया जाए। इसके लिए वे मैनेजर को एक अच्छी रकम देने को तैयार थी। लेकिन उन्हें तब झटका लगा जब चंदन मित्तल के मैनेजर ने अखिलेश जी को उनकी कंपनी के वकील से बात करने की सलाह दी। दरअसल जी कागजातों के बलबूते उन्हें लग रहा था कि वो चंदन मित्तल की सारी प्रॉपर्टी को हथिया सकते हैं। उनका अब कोई मोल नहीं। चंदन मित्तल ने काफ़ी पहले ही अपना वसीयतनामा तैयार कर लिया था। अपनी आधी दौलत उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों में बांटा था। वही आधी दौलत उन्होंने एक क्रिश्चियन स्कूल को डोनेट किया था। बतौर ट्रस्ट में उनका नाम स्कूल के लीडर बोर्ड में सबसे पहले था। यही स्कूल था जिसमें उन्होंने कभी बगैर फीस दिए पढ़ाई की थी। वो स्कूल उनके लिए उदारता का मिसाल था। ये तो हुई पहली बात। लेकिन अखिलेश वर्मन के जिन कागज़ों में उन्होंने अपना सिग्नेचर दिया था वो भी नकली थी। हड़बड़ाहट में वे देख ही नहीं पाए थे। चंदन मित्तल ने अपने नाम का सिग्नेचर किया ही नहीं। कह सकते हैं उन्होंने बस कलम चलाई थी।
शायद इसीलिए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था। जीती हुई बाजी हार गए थे अखिलेश पन्नू, इसीलिए तो बेवजह ही बौखला गए थे वे मित्तल के मैनेजर और वकील पर। उन्हें लगा था वो दोनों मिलकर कोई जादू करे और बस वो उनका हो जाए, जिसके लिए उन्होंने मित्तल को मौत के घाट उतारा था। लेकिन उनके प्रॉपर्टी के आधे कागज इस वक्त भी स्कूल में ही थे। बहस काफ़ी देर तक चलती रही। बाद में अखिलेश बर्मन के वकील ही उन्हें किसी तरह समझाकर वहाँ से ले गए। लिली, प्राची और सोमनाथ बर्मन अब एक साथ थे। वे तीनों शकुंतला जी से मिलने उनके घर पर आए हुए थे। वे इन दिनों अपनी माँ के घर रह रही थी। यहाँ भी ज़्यादातर उन्हें पागल ही समझते हैं। खैर, वो एक बड़ा सफ़ेद दीवारों वाला साफ सुथरा कमरा था। कमरे में ज़रूरत से कम लाइट थी। कह सकते हैं कमरे में रोशनी में से अधिक अंधेरा पसरा हुआ था। फिर भी एक कोने में बैठी उन्हें वो दिखी। वो शकुंतला जी ही थी जो अब तक अपने बच्चे की मौत और पति की दगाबाजी से बाहर नहीं निकल पाई थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था अखिलेश बर्मन ने कुणाल को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था। लेकिन ये बात कोई नहीं यकीन करता। उल्टा सब उन्हें ही पागल बनाने पर तुले हुए थे। उनके घर का माहौल भी उनके प्रति थोड़ा रूखा ही था। मतलब वहाँ भी लोगों को लग रहा था कि उन्होंने अपने पागलपन की वजह से ही अपने बच्चे को खोया था और अब वे अपने पति को भी मारना चाहती है। घर का एक नौकर था, सोमनाथ चट्टोपाध्याय, लिली और प्राची को शकुंतला जी के कमरे तक छोड़ने गया था। और जब उसने उस अंधेरे कमरे में एक बड़ी लाइट जलाई तो वो चौंक पड़ी। उनके हाथों में नन्हे कुणाल की एक जोड़ी कपड़ा था जो उनकी आंसुओं से भीगा हुआ था। उन्होंने अपने कमरे में 3 अनजान लोगों को देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उनकी भीतर की सारी संवेदनाएं खत्म हो गई थी, जैसे उनकी चेतना शून्य में कहीं खो गई है। लेकिन वो सोमनाथ चट्टोपाध्याय थे। वो सिर्फ तारीखें ही नहीं, लोगों का जटिल दिमाग भी पढ़ सकते थे। अपनी बातों से वो लोगों के हृदय को बदल सकते थे। और ऐसा ही हुआ। उस कमरे से बाहर आते वक्त शकुंतला जी के चेहरे में गजब का तेज था, जैसे उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। हाँ, अपने बच्चे को तो खो दिया था, लेकिन वो किसी और को अब मरने नहीं दे सकते। इस एक श्राप के साथ अब कितनी कहानियाँ जुड़ गई थी लोगों की भावनाएं, उनका गुस्सा और उनके दुख। प्राची से प्रज्ञा की मुलाकात बेहद भावुक कर देने वाला पल था। प्राची बस एक टक प्रज्ञा को देख रही थी और सोच रही थी कितना शौक था उसे गुड़ियों का। अगर उस वक्त उसे प्राची मिली होती जब वो जिंदा थी तो कितना खेलती वो अपने इस प्यारी सी गुड़िया के साथ। काश कि वो मरी ही ना होती, लेकिन कुछ काश बस यूं ही काश बनकर रह जाती है। कितना सुखद होता दोनों बच्चियों का बचपन। माँ और पिता के स्नेह तक कितना सुकून होता उनके जीवन में। लेकिन क्या ही करे जब एक पिता और एक माँ ही अपने बच्चे के दुश्मन बन जाए। सोच कर एक गुस्से से लाल हो रही थी उसकी सूखी आंखें। उसने बस प्राची से एक ही सवाल किया था, तुम्हें माँ प्यार तो करती है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपसे कम। वे सबसे ज़्यादा आपको प्यार करती है। प्राची का इतना कहना था कि प्रज्ञा एक पल में ही गायब हो गई और इसके तुरंत बाद प्राची के हाथों से वो बालों वाली गुड़िया भी गायब हो गई। कोई देख नहीं पाया, सिर्फ प्रकृति जानती थी उस दिन एक रूह कितना विलक कर रोई थी। उस रात अखिलेश बर्मन ने भी जी भर का शराब पिया था। उसके साथ दिलेर साहू भी थे। जहाँ दोनों पुराने दोस्त मिलकर अपने एक दोस्त के मन में बंदूक बना रहे थे। दिलेर साहू का सिर्फ नाम ही दिलेर नहीं था, वे दिल से वे बड़े दिलेर थे। बार बार वे यही रहे थे कि मित्तल को मारने वाला अगर भी उससे मिल जाए तो अभी वो उसको खून पी जाएंगे। अखिलेश बर्मन बाकायदा नशे में थे।
लेकिन इसके बावजूद वे उसे और ज़्यादा भड़का रहे थे और आखिरकार उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला। देख दिलिया, बस बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे मारना ही होगा, चाहे वो जो भी हो। देख, हम वहाँ जा सकते हैं, उसे वहाँ जाकर मार सकते हैं। अगर उसने हमारे उतने खास दोस्त को मारा है, साले की उम्र ही क्या थी अभी। मैं तो कहता हूँ चल अभी घाटी में चलते हैं। अखिलेश बर्मन का इतना कहना था कि दिल्ली साहू तैयार हो गया और उसकी गाड़ी घाटियों के रास्ते सरपट भागने लगी। दूसरी तरफ मुझे जाने दो, इतने इंसानों की मौत देखने की मेरी आदत नहीं है। एक रात प्रज्ञा के रूप ने गिनू से कहा, चली जाओ। गिनू ने भी दो टूक जवाब दिया, मैं ऐसे नहीं जा सकती, तुम मुझे मेरी शक्तियाँ बता दो, उसके बगैर मैं जा नहीं सकती। मेरी गुड़िया और वो बाल जो मेरे कुएं में फंसे रह गए थे, वो मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी। फिर इस जगह में तुम जो चाहो करो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं वो तुम्हें दे दूंगा? अरे मैंने बड़ी हिफाजत से रखा है उसे। आखिर मेरे कमजोरियों के दिनों में उन चीज़ों ने मेरी बहुत मदद की थी। गिनू ने बेशर्मी से कहा, और अभी भी कर रही है ना। तुम भी जानती हो उन चीज़ों के अलावा तुम इस जगह में ठहर नहीं सकती। आखिर पूरे घाटी में तुमने अपने ठिकाने के लिए यही जगह क्यों चुनी? क्योंकि इस जगह ने तुम्हें स्वीकार लिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पास मेरी शक्तियाँ थी। मेरे भीतर की तमाम बुराइयों को तुमने कैद कर लिया है। मेरी अच्छाइयाँ खो गई हैं। बताओ मैं क्या करूँ? क्या करूँ कि मेरी शक्तियाँ तुम मुझे लौटा दो? इंतज़ार करो, मैं खुद अपनी ताकतें और अपनी उम्र बढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे किसी और की शक्तियों की ज़रूरत ना पड़े। मैं लोगों के दिमाग को उनसे छीन रहा हूँ ताकि उनकी आत्मा में कब्जा कर सकूँ। फिर मेरी सेना में सिर्फ ये मंगोले कीड़े ही नहीं रह जाएंगे, मेरे साथ होगी इस घाटी के तमाम मरे हुए लोगों की रूह। मैं लोगों से उसके सारे जीवन निचोड़ रहा हूँ ताकि खुद को इस दुनिया में ज़्यादा दिनों तक बचाए रख सकूँ, वरना सिर उसका जन्म होगा और फिर मुझे झेलनी होगी उसके हिस्से का सारा दर्द। देखो लोग अब मुझसे डरने लगे हैं, घाटी भी लगभग पूरी खाली है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मेरी सीमाएं तय की गई हूँ ताकि मैं अपनी सीमाओं को लांघ कर कभी खुद से उसे मार ना सकूं। अब भले वो खुद ही मर गया, लेकिन कभी उसकी सुरक्षा के लिए ही ये सारी बातें उस ट्रैप के साथ जोड़ दी गई थी। लेकिन तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम तो लोगों को यहाँ बुला सकती हो, तुम घाटी के रास्ते से गुजरने वालों को बहका कर यहाँ ला सकती हो, फिर हम दोनों का काम होगा। यकीन करो मैं लौटा दूंगा तुम्हें तुम्हारी सारी ताकतें। गिनू की ये बात एक जहरीली मुस्कान को गिनू ने ये बात एक जहरीली मुस्कान को छिपा कर कहा था, पर क्या मान गई। आखिर यही तो करना था उसे। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे तय किया गया था। वो गिनू को लेकर वहां से हट गई। वे दोनों अब घाटी के दूसरे छोर पर थे जो थोड़ी आबादी से सटा हुआ था। शर्त ये थी कि प्रज्ञा लोगों को घाटी में बुला कर ले आएगी और गिनू अपना काम करेगा। बदले में बहुत जल्द वो प्रज्ञा को उसकी बुरी ताकतें लौटा देगा। अखिलेश बर्मन जब दिल्ली साहू को लेकर कुएं तक पहुंचा तो वहाँ गिनू नहीं था, लेकिन वहाँ कोई औरत जो कुएं के भीतर अपने पैर लटकाए कुएं की दीवार पर बैठी थी। कौन हो तुम? अखिलेश बर्मन ने चिंचिला कर पूछा। तुम्हारी पत्नी, शकुंतला जी ने बड़े नर्म और ठहरी हुई आवाज़ में कहा। इतना कहना था कि अखिलेश बर्मन के भीतर का सारा नशा छू मंतर हो गई। वे फटी हुई आंखों से अब शकुंतला जी को देख रहा था। उनकी पीठ इस वक्त अखिलेश बर्मन की तरफ ही थी। कहीं ये गिनू का कोई बद्दा मजाक तो नहीं? अचानक ये बात उनके दिमाग में कौंधा, लेकिन उन्होंने गौर किया कि गिनू चाहे किसी भी रूप में नहीं, उसके अगल बगल बिन बिना कीड़ों का होना हमेशा तय होता है कि इस वक्त
उनका नामो निशान नहीं था। इसका मतलब था कि वो औरत सच में शकुंतला जी ही थी। शकुंतला, क्या तुम हो? तुम यहाँ कैसे आई? जैसे हर दिन तुम यहाँ आते हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? देखो, यहाँ बहुत खतरा है। खतरा? जानती हूँ, तुमसे बहुत खतरा है। इन दिनों तुम अपने ही लोगों को मारे जा रहे हो। शकुंतला का इतना बोलना था कि अखिलेश बर्मन के पास खड़े दिलेश साहू के कान ऊंचे हो गए। वे 4 कदम पीछे हट गए। ये क्या बोल रही हो तुम? लगता है पागलपन अभी तक इतना नहीं तुम्हारा। मैं भला क्यों मारूंगा अपने लोगों को? ये सवाल तो अपने भीतर के आत्मा से पूछना चाहिए तुम्हें। तुमने पहले अपने ही बेटे को मारा, तुम्हें शायद सुकून चाहिए था जीवन में। उसके बाद अपने दोस्त चंदन मित्तल को मारा। क्यों? क्योंकि दौलत के लिए। अब एक और दोस्त को मारने के लिए आए हूँ, कल शायद किसी और को लेना। लेकिन एक काम करो, उससे पहले तुम आज मुझे ही मार दो, क्योंकि तुम इधर उधर से जितना भी दौलत इकट्ठा करोगे उन सबकी आधी अवदान मैं न होगी। इसीलिए सबसे बड़ा फायदा तुम्हें मुझे मार कर ही होगा। देखो, मैंने चंदन मित्तल को नहीं मारा, उसे क्यों न मारा था, और गिन के सामने उसे पेश किसने किया था? अब अखिलेश बर्मन की बोलती बंद हो गई। अब वे अपना सिर झुका लिए थे। ये वही वक्त था जब दिलेर साहू अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया था। तुम कैसे जानते हो ये सब? जैसे सिर्फ मैं जानती थी कि तुम कुणाल को खुद के ही हाथ से सीढ़ियों के नीचे धक्का दिया था और खुद को बचाने के लिए मुझे पागल करार दे दिए। तो बताओ, भला मैं ही क्या ही करता? मैं खो रहा था तुम। कुणाल से प्रेम मुझे भी था, लेकिन उसकी वजह से मैं तुम्हें खोता जा रहा था। वैसे भी वो सामान्य नहीं था शकुंतला, उसकी मौत तय थी। मैं नहीं भी मारता तो शायद किन्नू उसे मार देता। वो कब से उस तलाश रहा था। तुम नहीं जानते शकुंतला, अतीत के साथ हम बुरी तरह लिपटे हुए थे। वो कोई आम बच्चा नहीं था। मैं सब जानती हूँ गिनू उसके पीछे पड़ा था, लेकिन गिनू तब तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता जब तक तुम उसका ख्याल रखते। इतिहास ने तुम्हें उसकी हिफाजत के लिए चुना था ना। और तुम जानते हो, अगर अच्छाई अपनी जगह पर अटल रहे तो बुराई की उसके आगे कोई औकात नहीं रहती। गिनू की ताकतें बड़ी कुणाल की मौत की वजह से। वो जैसा भी था हमारा बच्चा था अखिलेश। ये बात तुम क्यों नहीं समझते? ईश्वर ने हमें चुना था उसके लिए, फिर कब तक हमें उसका ख्याल रखना पड़ता। एक उम्र के बाद तो वो सब समझ नहीं लगता हो। फिर तो जिंदगी पड़ी थी ना हमारे पास एक दूसरे के लिए। लेकिन तुमने क्या किया? इतिहास को दोहराया। इसकी वजह से अब सैकड़ों लोग मर रहे हैं। क्या तुम्हें जहर पछतावा नहीं है मौतों का? पछतावा है, लेकिन किसके लिए पछताऊं? क्या तुम लौटोगे मेरे पास? यकीन करो, मेरा दिल मुझे हर दिन धिक्कारता रहा, लेकिन अपने भीतर के कमजोरियों को ढकने के लिए मैंने बुराई का साथ दिया। तो मैं बता, अब मैं क्या करूं? वही जिसके तुम वफादार बने हो उसे ही छानना होगा तुम्हें। लेकिन कैसे? वो सब तुम्हें वो लोग बताएंगे। ये बोलते हुए शकुंतला जी ने अपने दाएं हाथ से एक तरफ इशारा किया। अखिलेश बर्मन ने देखा वहाँ सोमनाथ चट्टोपाध्याय, लिली और एक कोई लड़की खड़ी थी। असल में वो प्राची थी, लेकिन अखिलेश जी उसे जानते नहीं थे। उसकी नज़र शान से नीचे हो गई। वे सोमनाथ चट्टोपाध्याय से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। कितना भरोसा किया था इस इंसान ने उन पर। अपनी पूरी दुनिया को दूर किसी देश में छोड़ कर यहाँ आए थे ताकि इस मुसीबत से सबको बाहर निकाल सके। भूल जाओ जो हो, अब सोचो क्या करना है। अच्छाई के राह पर लौट आओगे या बुराई के इस गहरे कोन में उतरोगे? फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अच्छाई का साथ दिया तो तुम्हें वो सब कुछ वापस मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी पत्नी भी। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने अखिलेश बर्मन की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा।
बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अब मुझे कैसे भी सब ठीक करना है। अखिलेश बर्मन ने लगभग सोमनाथ चट्टोपाध्याय के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहा, फिर ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वे लोग आपस में काफ़ी देर तक बातें करते रहे और फिर लिली, प्राची और सोमनाथ वहीं अंधेरे में एक कोने में छिप गए। अखिलेश बर्मन ने शकुंतला जी के हाथों को एक मोटी रस्सी से बांध कर रखा था और ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे वे खुद ही अपनी पत्नी को जिनों के लिए शिकार बनाकर लाए हैं। आधी रात बीत गई थी। जिनों का कोई अता पता नहीं था। प्रज्ञा जिनों को लेकर रास्तों में थी, लेकिन अब तक तो उसे मौत आना चाहिए था। और तभी लिली ने देखा प्रज्ञा ठीक उसके सामने ही खड़ी थी। वे लोग लौट आए थे। जिनों भी इस वक्त अखिलेश बर्मन के सामने खड़ा था और दोनों में बातें हो रही थी। इस औरत को ही खत्म कर डालेंगे आज। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। वैसे भी मेरी सारी कमाई पर बिना मेहनत दिए आधा हिस्सा अपना दिखा रखी है। बगैर चहने में वे घबराहट लिए अखिलेश बर्मन बोलते जा रहे थे। और गिनू सोच रहा था, ये इंसान तो वाकई बहुत बड़ा कमीना निकला। इसे अपने परिवार से कोई वो नहीं। खैर, इसे क्या, इसे तो बस पूरे शिकार से मतलब है। वैसे भी प्रज्ञा ने आज उसका बेमतलब ही समय बर्बाद किया। एक भी इंसान लेकर नहीं आ पाई वो। गिनू ने देखा कुएं की दीवार से चिपकी वो एक भोली भाली औरत थी। उसके हाथ बंधे थे और वो असहाय दृष्टि से इधर उधर देख रही थी, जैसे काश कोई आए उनसे बचा ले इस दाना से। गिनू ने कुटिल मुस्कान छोड़ी और आहिस्ते आहिस्ते और शकुंतला जी की तरफ बढ़ने लगा। उसके मुंह से वही गिनू में लाट टपक रहा था, चेहरे पर वही बेशर्मी, आस पास वही चीरों की भनभनाहट। शकुंतला जी ने डर कर आंखें बंद कर ली। अभी गिनू शकुंतला पर छूने ही वाला था कि तभी कोई चीज़ से आकर टकरा गई और जैसे गिनू को अचानक ही एक जोरदार करंट लगा। वो छिटक कर काफ़ी दूर जा गिरा। वो फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा और उससे सामने ही एक गुड़िया दिखी। बालू से बनी एक साधारण सी गुड़िया, लेकिन उसने भला इतनी ताकत कहाँ से लाई कि वो गिनू को पछाड़ दे। तभी गिनू के सामने सोमनाथ चट्टोपाध्याय खड़े हुए। वे मुस्कुरा रहे थे और गिनू इस वक्त ज़मीन पर गिरा अवाक बैठा था। इसकी समझ से सब कुछ परे हो गया था। जैसे उसने तिरछी नज़र एक बार अखिलेश बर्मन की तरफ देखा तो वे अपनी पत्नी को सीने से चिपकाए खड़े दिखी। अब उसे कुछ दिखने लगा था। लिली, प्रज्ञा के रूप और प्राची भी साथ ही अब उनके साथ दिलेर साहू भी खड़े थे। असल में सोमनाथ चट्टोपाध्याय दिलेर साहू को बीच रास्ते में समझा कर वापस ले आए। दिलेर साहू और अखिलेश बर्मन ने मिलकर गिनू को एक मोटी रस्सी से उसे कुएं के साथ बांध दिए। हाँ, अब वो काफ़ी कमज़ोर था। पहली बार उसका सामना एक अच्छी ताकत से हुआ था। प्रज्ञा की अच्छी ताकतों ने उसे कमज़ोर कर दिया था। गिनू आज बिल्कुल उसी तरह चिल्ला रहा था जैसे वो कुरान के मौत के दिन चिल्ला रहा था। आसपास तैनात खड़े पुलिसकर्मियों को जब गिनू के चीखने की आवाज़ आई तो वे सभी कुएं के पास चले आए। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने इशारे से उन्हें कुछ भी ना करने को कहा और जैसा कि मैंने पहले ही लिखा है कि उनका व्यक्तित्व ही वैसा था कि चाहे कितने भी ऊंचे ओहदे का इंसान हो, उनकी बात टाल नहीं सकता था। ये तो जानता था ये सब बस कुछ ही देर तक खेल है। जल्दी ही अच्छी ताकतों का असर उस पर ख़त्म होगा और वो इन सबको ख़त्म कर डालेगा। लेकिन तभी उसके सामने प्रज्ञा आ गई और बोली, आज तक तुमने सिर्फ मेरी बुरी शक्तियाँ ही देखी थी, लेकिन आज पहली बार तुम मेरी अच्छाइयों से रूबरू हो गए। जानती हूँ मेरी अच्छाइयाँ तुम्हें मान नहीं सकती। ये सिर्फ इसीलिए भी तुम पर काम कर रही है क्योंकि इसे तुम पर फेंकने वाला भी वही था इस पर तुमने यकीन किया था। अखिलेश बर्मन ने ही इन गुड़िया तुम पर फेंकी थी। इस दुनिया में सिर्फ मुझ पर और अखिलेश बर्मन पर ही तो यकीन किया था, इसीलिए इन धूलों से मिले धोखे ने ही तुम्हें कमजोर किया है।
प्रज्ञा की बातें खत्म हुई तो सोमनाथ चट्टोपाध्याय बोलने लगे, हम सभी चाहते तो धोखे से ही तुम्हें खत्म कर सकते थे। हाँ, तैयारियां थोड़ी और करनी पड़ती, लेकिन जानते हो ऐसा करने से क्या होगा? ये श्राप वही का वही बरकरार रह जाएगा। सिर्फ तुम इस श्राप को खत्म कर सकते हो। इकलौते तुम ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकते हो। तुम्हारे द्वारा की गई एक अच्छाई तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त कर देगी। नहीं तो ये सब फिर दोहराएगा, फिर वो जन्म लेगा और तुम भी। और हर बार ये ज़रूरी नहीं होगा कि उसकी मौत इतनी जल्दी हो जाए। वो सालों साल जिएगा और तुम उसके हिस्से के दर्द को झेलोगे। वही तुम्हारा घिनौना रूप होगा जिससे इंसान डरेंगे नहीं बल्कि भागेंगे। लेकिन तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? गिनू ने फिर भी हयाई से पूछा। तो मैं एक बार फिर तुझसे जन्म लूँगी, फिर वो आएगा मेरे पास, और इस बार मैं खुद उसे खौलते तेल में झोंक दूँगी ताकि तुम्हें इतनी जलन महसूस हो कि तुम्हारी यह शैतान आत्मा भी उड़ जाए। इतने लोगों के मरने से अच्छा है कि मेरा बेटा ही हर बार मर जाए। इस बार कांपते हुए शकुंतला जी बोल रही थी। वे वैसे भी अपने बच्चे की मौत से बौखलाई हुई थी। उस पर से गिनू की ये ढीठता उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गिनू के भीतर कुछ बदल रहा था। वो समझ रहा था सोमनाथ चट्टोपाध्याय के दिए तर्कों को। सब कुछ बार बार शुरू होने से अच्छा है हमेशा के लिए खत्म हो जाना। वैसे भी इन सब में नुकसान तो हर बार उसका ही होगा। वो ही झेलेगा दर्द, उसके ही हिस्से आएगी लोगों की बद्दुआएं। उससे सोमनाथ चट्टोपाध्याय से आखिरकार पूछ रही है, लेकिन मैं भला ऐसा क्या करूं जिससे अच्छा काम कहेंगे आप सब? सोमनाथ चट्टोपाध्याय मुस्कुराए। पहली बार गिनू नहीं, उन्हें मासूमियत दिखाई पड़ी और वे बोले, इस अच्छाई को अपने गले से लगाकर उस बुराई से भरे कुएं में समा लो। इस जगह की मनुष्यत खत्म हो जाएगी और उसके साथ ही खत्म हो जाओगे तुम, और ये श्राप खत्म हो जाएगा तुम्हारे साथ। प्रज्ञा की रूह यहाँ से आज़ाद हो जाएगी और उसका नया जन्म हो पाएगा। यही होगा तुम्हारे द्वारा किए गए एक अच्छे काम, जिसके बदौलत ही ये श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गिनू ने एक लंबी आह भरी। अभी जिस दर्द को वो झेलने वाला था, उस दर्द की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होता है बुराई का अच्छाई को गले लगाने, लेकिन उसने ऐसा किया। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने सभी को कुएं से दूर जाने को इशारा किया। गिनू उठा और उससे प्रज्ञा की उस बालों वाली गुड़िया को अपने से चिपका कर एक ही पल में तेजी से कुएं में छलांग लगा दी। उसके बाद कुएं के भीतर से विस्फोटक आवाज़ें आने लगी, जैसे कुएं के भीतर अनगिनत पत्थरों की बारिश हो रही है। देखते ही देखते कुएं का नामो निशान खत्म हो गई। वो वहीं की मिट्टी में गुम हो गई, और इसके साथ ही प्रज्ञा की रूह भी सफ़ेद आसमान की सफ़ेदी में कहीं गुम हो गई। जीवन फिर से शुरू होने लगा। प्राची वापस अपनी माँ के पास लौट गई। सोमनाथ चट्टोपाध्याय भी वापस जर्मनी चले गए। अखिलेश बर्मन ने अपने जुर्म कबूल कर लिए थे। इसकी वजह से उन्हें कुछ महीनों की कानूनन सज़ा भी हुई। अब वे अपनी पत्नी के साथ सुकून से बर्मन विला में रहते हैं। फिलहाल उनकी पत्नी यानी शकुंतला जी फिर से 9 महीने की गर्भवती है। इस बार जब उन्हें प्रसव पीड़ा हुआ तो जानबूझकर वो उसी सरकारी अस्पताल में लेकर गई जहाँ कुणाल का जन्म हुआ था। शायद इस तरह से ही वे कुणाल को याद करते रहेंगे। उनकी दूसरी संतान का जन्म भी इसी सरकारी अस्पताल में हुआ, लेकिन इस बार जन्म के बाद उसके बच्ची इतने जोर से रोई कि सारा अस्पताल ही बच्चे को देखने आ गया। उनकी बच्ची जिसका नाम बड़े प्यार से उन्होंने रखा था, प्रज्ञा। We know it's gonna do it. It's something